बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, यहां सीधे विजय चौक से लाइव। कुछ और आज की पॉलिटिकल खबरों पर आगे बढ़े उससे पहले एक अपडेट एक बार फिर से आपको देते हैं। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचने पर आमादा हैं। वो यहीं संसद भवन तक आना चाहते हैं, संसद का घेराव करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर के। और इसकी वजह से पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा का एक्सप्रेसवे जाम है। हजारों गाड़ियां एक्सप्रेसवे पर खड़ी हुई हैं। इस वक्त दिल्ली की तरफ बढ़ना, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की तरफ से, नोएडा की तरफ से बहुत मुश्किल काम है। और हजारों की तादाद में ये किसान और किसान यूनियन से जुड़े हुए कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अब ये 4 बैरिकेड जो यूपी पुलिस ने वहां लगाए थे उनको क्रॉस कर चुके हैं, उनको तोड़ चुके हैं और अब ये बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ। जो दिल्ली और यूपी का जो चिल्ला बॉर्डर है वहां अगर ये पहुंच जाते हैं और उसको भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दिल्ली में यहां तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते इनके सामने खुल जाएंगे। हमारे साथ इला काजमी, हमारी सहयोगी, वहां पर मौजूद है। वो इस वक्त आपको इस वक्त की ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे। जी इला, बताएं। जी सौरभ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तस्वीरों से सीधा कि यहाँ पर जो किसान हैं वो बैठ चुके हैं अभी अंबेडकर पार्क के सामने, गेट नंबर 2 के सामने बैठे हुए। सामने से जो रास्ता जाता है वो चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाता है, साथ ही साथ सेक्टर 18 की तरफ जाता है, गाजियाबाद की तरफ जाता है। तो एक मुख्य रास्ते के बीच में यहाँ पर किसान बैठ चुके हैं। वहीं पीछे वाले जो लेयर्स थे, कई सारे लेयर्स किसान तोड़ करके अब आगे बढ़ चुके हैं। किसानों ने ये साफ कर दिया है कि वो आज अपनी मांग मनवा करके ही वापस जाने वाले हैं। 2013 में जो कानून पास हुआ था उसमें 64% मुआवजा और 10% प्लॉट भूखंड की मांग ये लगातार किसान उठा रहे हैं। और आगे की रणनीति यही है कि आगे आज दिल्ली तक के पहुंचना है। क्या रणनीति है, आगे जाने वाले हैं? पुलिस प्रशासन ने तो बैरिकेड कर रखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप भाटी है, पल्ला गांव से हूं मैं। मैडम, अब से पहले हम 2 बार यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से इनके आश्वासन के बाद हम यहाँ से वापसी भी जा चुके हैं। लेकिन आज हम जो आए हैं, आर पार की लड़ाई के लिए आए हैं। आर पार की लड़ाई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण चौहान है। लेकिन लड़ाई किससे है? प्रशासन से लड़ाई है या आम लोगों से लड़ाई है? आम लोगों को भी तो परेशानी हो रही है। लड़ाई हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उन लोगों के खिलाफ है जो आम जनता के अधिकार मार के घरों में शांत बैठे हैं। ये नेता हो या ये अधिकारी हो, ये सब के सब बहरे हो गए हैं। इसमें आम जनमानस, ये लड़ाई भी आम जनमानस की लड़ाई है। अब यकीन मानिए, आम जनमानस की आज कहीं सुनवाई नहीं है। यहाँ ये जितने भी बैठे हैं ये भी आम जनमानस है जो अपने। तो यहाँ पे क्या टिकने वाले हैं आप लोग? राशन और ये सब भी लेके आए? हम राशन, अपने कपड़े ओढ़ने के, रजाई गद्दा सब लेकर आए और ये महिलाएं सारी सब यही रोटी बनाएंगे और हम भी इनके साथ सब्जी बनाएंगे और राशन पानी लेके बिल्कुल आएंगे। महिलाएं भी यहाँ पर कुछ पहुंची हुई है, महिलाओं से भी बात करेंगे कि महिलाओं की क्या आवाज है, ये भी जरूरी है। क्या नाम है आपका? इधर देख करके बात करिए। डॉली नाम है जी। सब कुछ लेकर के आई है, क्या ठाना है आप लोगों ने, क्या कोशिश है आपकी यहाँ? हाँ जी, हम अपना हक लेकर जाएंगे। जिस लिए काम से आए हम उसी काम को करके पूरा जब जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आर पार की लड़ाई बता रहे हैं किसानों का कहना है कि आगे जाकर के रहेंगे। वहीं जो लोग हैं इस समय दिल्ली अगर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि सभी बॉर्डर लगभग सील है। ये देखिए डीएनडी की तरफ भी जाता है, ये चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाता है। अगर इसके बाद ये बॉर्डर तोड़ करके चिल्ला बॉर्डर तक पहुंच गए तो प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन प्रशासन में यहाँ पर कड़ी सख्ती बढ़ती हुई है। भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहीं पुलिस फोर्सेस यहाँ पर तैनात है। वहीं उसके बाद आप देखिए जेसीबी और एक कंटेनर से भी लेयर बनाई गई है। कोशिश यही है कि यहाँ तक महदूद कर दिया जाए किसानों का। वहीं इस सब के बीच में अगर कोई पिसता हुआ नजर आ रहा है तो वो है आम आदमी की। प्रशासन ने बड़ी तैयारी की हुई थी आज इन किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए। अभी तक जरूर कुछ बैरिकेड्स तोड़ने में ये किसान कामयाब हुए हैं, लेकिन आप ये समझें कि सुबह से अब तक प्रशासन इनको काफी हद तक काबू में करने में कामयाब ही रहा है। अब आगे इनकी और प्रशासन के बीच बातचीत का रास्ता खुले, इनकी मांग मानने लायक है तो मानी जाए, नहीं तो प्रशासन किसी तरीके से इनको समझाए, ये जिम्मेदारी उसकी है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। आइए बढ़ते हैं यूपी की कुछ और अहम खबरों पर। यूपी में उपचुनाव हुए और बीजेपी को समाजवादी पार्टी के ऊपर जबरदस्त जीत मिली। 9 सीटों में से 7 बीजेपी ने जीती और उसमें से एक कुंदरकी की सीट जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी। यहां पर 3 दशकों से बीजेपी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं जीता था, कोई कैंडिडेट नहीं जीता था, वो वहां पर जीत करके आया। एक नया पॉलिटिकल इतिहास रचा गया उत्तर प्रदेश के अंदर। अब जो 10वीं सीट है और शायद सबसे प्रतिष्ठित सीट, वो है अयोध्या की मिल्कीपुर। मिल्कीपुर का भी चुनाव इन 9 सीटों के साथ ही हो जाता, लेकिन उसमें कुछ कानूनी अड़ंगा था, एक मुकदमा चल रहा था, लेकिन अब वो सारे अड़ंगे भी दूर हो गए हैं और अब चुनाव आयोग कभी भी मिल्कीपुर के उपचुनाव की
तिथि भी घोषित कर सकता है। और ये जानते हुए समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों ने अपनी तैयारियां फिर दुरुस्त करनी शुरू कर दी हैं। मिल्कीपुर सीट को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाली हुई थी। उन्होंने उसको लेकर के कई बार वहां जाकर के प्रचार भी किया, वहां जाकर अपने मंत्रियों को भी उन्होंने ड्यूटी पर लगाया। अब उन्होंने 2 दिन पहले फिर एक बैठक की और उसमें कहा कि इन 9 सीटों की तरह अब मिल्कीपुर पर काम शुरू कीजिए एक बार फिर कुछ मंत्रियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है और उनसे कहा गया है कि आप वहां पर रात को भी रुकिए, रात्रि विश्राम भी कीजिए, कार्यकर्ताओं की बिल्कुल अनदेखी मत कीजिए, आम लोगों के बीच में जाइए। जो भ्रम पैदा हो गया था लोकसभा चुनाव के दौरान आरक्षण और बाकी संविधान को लेकर के जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने फैलाया था, उसको एक बार फिर दूर कीजिए। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट हिदायत उन्होंने दी, अल्पसंख्यक वर्ग के बीच भी जाइए, मुसलमानों के बीच भी जाइए और उनको भी अपनी सरकार के काम बताइए और उनको अपना, अब वो आपको वोट नहीं देंगे या नहीं देते हैं ये बिल्कुल मत सोचिए। तो एक तरीके से कुंदरकी मॉडल को पूरे राज्य में फिर दोहराने की कोशिश की ये तैयारी दिखाई दे रही है बीजेपी की तरफ से। अब लेकिन अयोध्या का मामला इतना भी सीधा सीधा नहीं है, वो भी बीजेपी के लिए एक बहुत टफ सीट रही है हमेशा से। अवधेश प्रसाद जो वहां से सांसद चुन करके गए, उन्हीं की वजह से वो सीट खाली हुई है। वो अपने बेटे को वहां से समाजवादी पार्टी का टिकट दिलाने में कामयाब रहे। अब वो वहां कुछ गए हुए थे एक दिन अभी पीछे और वहां पर उन्होंने बहुत सारे शिलापट जो है उनका उनका अनावरण किया। बहुत सारी परियोजनाएं उनके फंड से जो है वहां पर शुरू हुई होंगी। अब वो क्या कह रहे हैं मिल्कीपुर को लेकर के बाकी 9 उपचुनाव में शिकस्त खाने के बाद, सुनते हैं। सम्मानित निवासियों ने डिसाइड कर लिया है कि हमें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो अवधेश प्रसाद का बेटा है अजीत प्रसाद, इसको माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये डिसाइड है क्योंकि जनता का विश्वास, लोग देवतुल्य मतदाताओं का विश्वास मुझ पर है। कह रहे हैं जनता ने तय कर लिया है कि अब अवधेश प्रसाद के बेटे को ही जिताना है। और वो वहां आज उन्होंने वीडियो भी अपना डाला हुआ था, उसके पीछे मनोज तिवारी का गाना बज रहा है, इनका देखा बाघ का कलेजा ऊपर वाला भेजा, उस मतलब बिल्कुल वॉरियर मोड में दिखाई दिया अवधेश प्रसाद। कलेजा तो इनका बाघ का सचमुच है, क्योंकि जब इनके अपने क्षेत्र में बहुत ही शर्मनाक बर्बर घटना हुई थी तो उस वक्त ये अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और कभी कहते थे कि मेरा मौन व्रत है, कभी अंग्रेजी बोलने लगते थे। अंग्रेजी बोलना बुरा नहीं है, जिसको आती हो बोले, लेकिन उस वक्त उस घटना पर इनकी संवेदनशीलता दिखती थी। फिर दूसरा, भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर सारी पार्टियां पीड़ित हैं, सब कुछ है, लेकिन ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी ने चाहे मुख्यमंत्री रहते और चाहे प्रधानमंत्री रहते, परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई शुरू की। ठीक है कि उनकी पार्टी में भी बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं जब परिवारवाद पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ऐसे तो दुस्साहस वो शायद सोनिया गांधी भी नहीं करेंगी कि अब मेरा बेटा है। वो रायबरेली के चुनाव में जाकर उनको ये करने की स्थिति आ गई, वो बात अलग है, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं कि अब अवधेश प्रसाद, उसके बाद उनके बेटे को अब दे देंगे, ये बड़ा विचित्र सा है। लेकिन राजनीतिक समीकरण के लिहाज से देखें तो ये ठीक बात है कि 2017 के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां जीतना बहुत ही मुश्किल काम रहा है। जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन 2014 से और अभी तक में समीकरण बहुत बदल गए हैं। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट वितरण से लेकर स्थानीय जो समीकरण है उसको लेकर और उस वक्त का जो अति आत्मविश्वास था उससे इतर अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे मोड में है, योगी आदित्यनाथ दूसरे मोड में है और 7-2 से विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं रखेगी और शायद अवधेश प्रसाद का ये बड़बोलापन भी उनके बेटे के खिलाफ ही काम करेगा। नहीं, अब लेकिन जाहिर है अब ये 7 सीटें बीजेपी जीतकर तो इस वक्त बम है। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना इन उपचुनाव के चुनाव में, मिल्कीपुर क्या उससे कुछ अपवाद, कुछ अलग, कुछ ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए है या ऐसा कुछ नहीं? अपवाद निश्चित तौर पर है, क्योंकि एक तो यहाँ जो जिसको मैं कह रहा हूं ना कि जो सामाजिक समीकरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। जब हिंदू हिसाब से मतदाता वोट करेगा
तो शायद वो समीकरण 2014 की तरफ जाएगा, शायद वो समीकरण 2017 की तरफ जाएगा, जब 2014 में 71 + 2 73 सीटें थी, जब भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी 2017 में, तो उस वक्त समीकरण जाता हुआ दिख रहा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उन कमियों को दूर किया है। जो बीजेपी का वर्कर है उसका मोराल पहले से बहुत हाई है, जो डाउन हो गया था वो बहुत हाई है। आपस की भीतरघात कुछ हद तक, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ हद तक ठीक होती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं होने वाला है। मुझे लगता है अखिलेश पहले से थोड़ी तैयारी से रहें, नहीं तो बाद में ईवीएम को ही दोष देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सर चुनाव कुंदरकी में बीजेपी की जीत, जहां 65-70% मुस्लिम आबादी है और अभी क्लियर है कि मुसलमानों का वोट भी बीजेपी को मिला। ये भी कहा गया है तैयारियों में बीजेपी के कि अब जरा उस मॉडल को भी दोहराइए, मुसलमानों के बीच भी जाइए, उनका वोट भी आपको मिलेगा। मेरे ख्याल से अच्छा एक फैसला है। वैसे कुंदरकी में भी किया था, ब्रजेश पाठक जी वहां पर कुछ अल्पसंख्यक सम्मेलन कर रहे थे। बेहतर बात है कि पार्टी को और सरकार को सब लोगों के साथ जाना चाहिए। टिकट नहीं दे रहे, कम से कम वोटर्स के पास तो जाए, अच्छी बात है। लेकिन मिल्कीपुर में समीकरण, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र किया, सामाजिक समीकरण भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, और अवधेश जी कह रहे हो जनता ने तय कर लिया हो, जनता ने तय कर लिया होगा, लेकिन क्या तय किया ये नहीं पता ना। बताया नहीं है, ये नहीं बताया हमें। जनता ने हो सकता है तय कर लिया हो, लेकिन क्या तय किया ये पता नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 महीने में बहुत कोर्स करेक्शन किया, खासतौर से अयोध्या और मिल्कीपुर को लेकर। और अब पहले 9 सीट 10 सीटों में होना था, अब केवल 1 सीट पर होना है। पहले ही मुख्यमंत्री जी ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, अब तो केवल 1 सीट पर लड़ना है। तो ये अवधेश जी के लिए भी उतना ही प्रतिष्ठा का, अखिलेश जी के लिए भी उतना ही प्रतिष्ठा का सवाल है जितना मुख्यमंत्री जी के लिए है। और मुझे लगता है बहुत सारे कोर्स करेक्शन वहां पर किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, जो उसको नतीजे बदलने में मदद करेगा। और मिल्कीपुर में वोट जिहाद नहीं हुआ था, जिसके लिए अभी कुछ और नेता कर रहे थे, वहां पर वोट नहीं है मुसलमान। हाँ, तो इसीलिए वो सामाजिक दलित वोट ज्यादा है। तो दलित वोट भारतीय होगा वहीं तो दलित वोट महाराष्ट्र, दलित वोट का भारतीय जनता पार्टी के साथ आना जाना चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई वो अछूत मानते हो भारतीय जनता पार्टी को। तो इतना मुश्किल भी नहीं है कि इस चुनाव नतीजे को बदला नहीं जा सके, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लेकिन जो अभी बाकी 9 सीटों पर जो हुआ दलित वोट की बात आपने की, दलित वोट में काफी बिखराव दिखा। मायावती जी को भी वोट मिला और चंद्रशेखर की पार्टी को बहुत वोट मिला। चंद्रशेखर की पार्टी को भी वोट मिला। लेकिन अब यहाँ पर तो ये दोनों का सीधा सीधा आमना सामना ही है, समाजवादी पार्टी और उसका। और उसमें मायावती ने ऐलान कर दिया वो चुनाव नहीं लड़ेगी। ये भी ध्यान में रहे, मिल्कीपुर सुरक्षित है। एक ये भी वजह होती है कि वहाँ सारे के सारे अनुसूचित जाति के प्रत्याशी नहीं, लेकिन वो बीएसपी नहीं होने से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि वो जो वोट है मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा। तो वो एक बड़ा फायदा वहां पर उनको हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस बार शायद नतीजा बदल जाए मिल्कीपुर का। ठीक है समीर जी। बिल्कुल, देखिए अगर 2022 का अगर मिल्कीपुर का चुनाव देखेंगे तो जो अभी जो सांसद बन गए उन्होंने बाबा गोरखनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 13,000 वोटों से हराया था। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी लीड उन्होंने ली, 13,000 वोटों से हराया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चल रहे हैं कि उनको टिकट देगी। बिल्कुल, बाबा गोरखनाथ का लगभग तय कि पार्टी उन्हें वहां से टिकट देगी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है इसका फायदा अखिलेश यादव को ज्यादा होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाता है, कुछ दलित वोट बैंक बढ़ जाता है। तो ये फायदा अखिलेश के फेवर में ज्यादा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, मुझे इस बार लगता है मिल्कीपुर के अंदर। लेकिन जिस 9 उपचुनाव में 7 भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर जो भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, और अयोध्या लोकसभा हारने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को एक व्यंग्यात्मक लहजे से हमेशा लोकसभा के अंदर या बाहर अयोध्या की हार का बार बार जिक्र करते थे, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर जीतकर इसका हिसाब चुकता नहीं होगा, लेकिन संदेश देने की कोशिश करेंगे कि आप भले ही 2024 का चुनाव अयोध्या से जीत गए थे, वो एक अफवाह था। मिल्कीपुर की जनता ने बता दिया है कि वो जो हुआ था वो एक गलती थी। तो मुझे लग रहा है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी चुनौती होगा कि मिल्कीपुर लेके आए। अब वहां के सांसद के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने बेटे अजीत प्रसाद को वो कैसे वहां से जिताकर लेके आते हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार जो अखिलेश यादव का जो पीढ़ी है, जिसके दम पर अखिलेश यादव 9 उपचुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरा बिखर गया है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को कहा कि आप जनता को ये बताइए कि ये पीडीए जो कहते हैं ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है अखिलेश। बिल्कुल, ये पीडीए पूरा बिखर गया। और मुझे लग रहा है मिल्कीपुर के अंदर भी जो पीडीए अखिलेश यादव लेकर चल रहा है वो पूरा बिखरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की पूरी संभावना है कि मिल्कीपुर चुनाव भारतीय जनता पार्टी। एक बात जो इन्होंने अभी कही, अगर वोटर हिंदू बन के वोट करता है तो बीजेपी के लिए मुश्किल आसान हो सकती है। अब इस बीच में ये संभल का पूरा विवाद चला है यूपी के अंदर। देखिए इन्हीं चीजों से लोग थोड़ा मन बदलता है ना। एक चीज जो वहां हुई है
प्रत्याशी चयन को लेकर भारतीय जनता पार्टी को बहुत, जिसको कहें कि थोड़ा देखना भी है, क्योंकि 2017 में जो जीते थे और 2022 में जो हारे थे वो बाबा गोरखनाथ, तो वो प्रत्याशी होंगे क्या, और क्या कोई पासवान प्रत्याशी होगा, या इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां किसी मतलब जो वहां से चर्चा नामों की आ रही है उसमें कोई कनौजिया प्रत्याशी यानी धोबी समाज से आने वाला भी कोई प्रत्याशी हो सकता है। कोशिश ये होगी कि जिससे एक संदेश देना जो कई बार कहा जाता है ना, और उसको मैसेजिंग के तौर पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी उन समूहों के बीच ये प्रयास करेगी। और वहां फिर मैं कह रहा हूं, चूंकि सुरक्षित सीट है तो सारी लड़ाई अनुसूचित जाति के लोगों के बीच में है। जो ज्यादा दबंग होके रहेगा उससे दूसरी जातियां थोड़ी छिटकती हैं, तो शायद वो भी एक हो जाएगा। और मुझे खुद भी एक जो बीच में आया कि प्रत्याशी इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, तो शायद वो भी एक चीज हो सकती है। उन्हीं की याचिका पर जीतने के बाद अभी भी ये बीजेपी के लिए वैसी नाक की लड़ाई है क्या मिल्कीपुर की? नहीं, मैं बीजेपी को छोड़िए, योगी जी के लिए वो झंझट खत्म हो गया। जो हम लोग बहुत लोग एजेंडा चला रहे थे कि यदि ये सीटें हार गए तो योगी जी की कुर्सी चली जाएगी, नहीं जाएगी। अब इस सीट से मतलब 7-2 के बाद ये सीट पर योगी जी का जो झगड़ा है वो प्रेशर उतर गया है। और सीट तो जब भी होती है तो चीफ मिनिस्टर सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा की सीट होती है, और वो चीफ मिनिस्टर की वजह से नहीं है, वो अयोध्या की वजह से है। अयोध्या हारने की वजह से ठीक है, लेकिन मैं 7-2 के बाद वो प्रेशर मुझे लगता है कि कम हुआ है मुख्यमंत्री पर, और कम से कम ये झगड़ा तो खत्म हो गया। भले ही बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन योगी जी बदले जाएंगे, मुल्कीपुर हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ये झंझट खत्म हो गया योगी जी के सर से। नहीं, मुझे लगता है अभी कोई, वह पहले भी ये चर्चा नहीं थी, अफवाह ज्यादा थी, और राजनीति में ये सब चलते रहना चाहिए। होते उपचुनाव नहीं, देखिए तो फिर क्या हो रहा होता, आज कहानी पलटी। चर्चा कर रहे होते हम लोग, बदलाव तो तब भी नहीं होता, चर्चा कर रहे होते। मैं फिर कह रहा हूं, अफवाह थी उस वक्त भी, उसकी कोई वजह तो होनी चाहिए ना। आप कई बार जब इस तरह से कहते हैं, और योगी आदित्यनाथ अब जहां भारतीय जनता पार्टी में खड़े हैं, ऐसा थोड़ी होगा कि आप उनको कहेंगे कि अच्छा हटाइए, अब इनको लाइए। और जब हटाने लाने की बात होती है तो ऐसी जगहों पर जहां योगी आदित्यनाथ जैसे लोग होते हैं, आपको विकल्प भी तो खोजना पड़ेगा ना। तो इतनी मेहनत का काम कौन करेगा? और फिर मैं कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यहां तक कि नरेंद्र मोदी भी, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ हुआ जिससे लगे कि नहीं योगी आदित्यनाथ को किनारे करना है? वही तो उपयोगी लेके आए थे नारा, उन्होंने ही किया था। तो मुझे लगता है कि वो, अभी हम लोग कुंदरकी मॉडल की बात कर रहे थे, बीजेपी को मुस्लिम वोट भी मिल सकता है, जिस सीट ने ये दिखाया। बीजेपी के अंदर इन उपचुनावों और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद एक चर्चा और चल रही है कि क्यों मान के चला जाए कि मुसलमान हमारे साथ नहीं रहेगा या कभी हमारे साथ